हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसके बारे में देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी जो गैसेस की होती है वो किन चीजों के बारे में बताती है और किन चीजों के बारे में प्रिडिक्ट करती है। तो काइनेटिक थ्योरी की मुख्तलिफ अजम्पशंस होती हैं। जो थ्योरी जो होती है वो गैसेस के बिहेवियर को बताती है कि गैसेस जब किसी भी चीज के अंदर हम फिल करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में हमें ये जो है वो थ्योरी बताती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसको KMT भी कहा जाता है। अब इसकी जो है वो मैंने दो इसकी चीजें ली है। इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स होती है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसकी पॉइंट्स को मैंने अलग से भी लिया है और आपके बुक के अंदर इसके बारे में क्या कहा गया है वो भी यहाँ पे रख लेते हैं कि आपका बुक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में क्या कहता है। और इसके साथ मैंने अलग से भी इसकी वही पॉइंट्स रखी हैं ताकि हमें जो है वो इसमें क्लियर हो सके कि गैसेस का बिहेवियर क्या होता है। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले इसकी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज अ सेट ऑफ assumption that helps explain the behavior of gases. These assumptions are based on the idea that gas particles are in constant motion. Here are the key assumptions of the kinetic molecular theory. ये तो आपको पता है कि जब गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर फिल करते, सपोज करें ये हमारे पास एक कंटेनर है, मैं इसको 2 डायमेंशनल बना रहा हूं, लेकिन वैसे कंटेनर जो गैस का होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। अब इसके अंदर जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को फिल करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह से रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहे होते हैं और इनकी जो वेलोसिटीज होती है वो डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, ठीक है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी गैस को किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स इक्वल नहीं होती, इनकी स्पीड्स डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स इक्वल है। इसके लिए हम मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन पेश की थी और जो की कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी डेवलप की थी ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स। और यही मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को एक्सप्लेन करने में की रोल प्ले किया। अदरवाइज ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करना मसला हो रहा था। और मैक्सवेल की जो की पॉइंट है वो ये है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर के अंदर हम फिल करते हैं तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब की स्पीड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। हर टेम्परेचर पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटीज होती है। कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं और कोई मॉलिक्यूल कम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सबकी स्पीड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। एक और बात भी याद रखिएगा इसमें कि मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन कहती है कि सपोज करें हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उन 10 मॉलिक्यूल में से 5-6 मॉलिक्यूल जो होंगे वो मीडियम
स्पीड से होंगे, एक दो मॉलिक्यूल उस मीडियम स्पीड से ज्यादा स्पीड में होंगे, एक दो मॉलिक्यूल उस मीडियम स्पीड से कम स्पीड पे होंगे। ठीक है, जैसे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से 6 मॉलिक्यूल मीडियम स्पीड से होंगे, 2 मॉलिक्यूल उस मीडियम स्पीड से हायर स्पीड पे होंगे और 2 मॉलिक्यूल उस मीडियम स्पीड से लोअर स्पीड पे होंगे। सपोज करें 10 मॉलिक्यूल से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 6 मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल 11 मीटर और 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल 9 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। अब बात समझ में आई कि किस तरह से वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो इक्वल नहीं होती। हर टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्पीड से मूव करती है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल उससे ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल उससे कम स्पीड से मूव करते हैं। तो ये मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल कहता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर के अंदर हम बंद करेंगे तो उस कंटेनर के अंदर सब गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स जो होंगी वो बराबर नहीं होंगी। ठीक है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स मुख्तलिफ होंगी हर पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ज्यादा मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, उससे ज्यादा वेलोसिटी से भी कम मॉलिक्यूल मूव करेंगे, उससे कम वेलोसिटी से भी कम, उसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो पहली पॉइंट क्या कहती है, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। दिस मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, कि ये जो मोशन होती है ये स्ट्रेट लाइन में होती है। अब स्ट्रेट लाइन में क्यों होती है? इसलिए कि हम आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं और आइडियल गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस नहीं होती और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस न होने की वजह से उनकी जो ट्रेजेक्टरीज होती है ना वो स्ट्रेट होती है। किसी भी बॉडी की ट्रेजेक्टरी जब कर्व होती है ना, कर्व के लिए फोर्स का होना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, जब उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स लगेगी ना तो वो टर्न करेगी। तो हम ये कंसीडर किए हुए कि आइडियल गैस के अंदर किसी भी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो फिर इनकी जो ट्रेजेक्टरीज होंगी वो स्ट्रेट होंगी, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है नहीं जो इनकी ट्रेजेक्टरीज को कर्व बनाए। Straight line and constant unless they collide with other particles or the walls of the container. जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो कुलियन की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर जैसे ये आएंगे, ये मॉलिक्यूल इस तरह से आ रहा है, ये यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद ये इस ट्रेजेक्टरी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। बाकी बगैर कुलियन के या तो आपस में कुलियन हो या कुलियन हो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर कुलियन आपस में भी नहीं होती और कुलियन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी नहीं होती तो इसके डायरेक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। दूसरी पॉइंट इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो ये कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कांस्टेंट मोशन से होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मकसद है कि गैस मॉलिक्यूल एक्सीलरेट नहीं करते, क्योंकि एक्सीलरेशन के लिए जरूरी है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता जब तक टेम्परेचर
नहीं होता। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हम एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी की वजह से उनकी स्पीड बढ़ती है। बाकी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे, लेकिन जब उनका डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आप एक्सीलरेशन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड का मकसद होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो आप कहोगे गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दिस मोशन इज स्ट्रेट लाइन एंड कांस्टेंट अनलेस दे कोलाइड। जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगे तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी कंसीडर की जाएगी, स्पीड भी कंसीडर कांस्टेंट की जाएगी, लेकिन जब वो कोलाइड करके अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उनकी स्पीड फिर भी कांस्टेंट होगी, लेकिन उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो फिर वेलोसिटी हम कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऊपर वाली पॉइंट है, they collide with another particle or the walls of the container। अब सेकंड पॉइंट है negligible volume of the particles, के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, जैसे ये रूम है इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो रूम का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसके मुकाबले में अगर हम गैस मॉलिक्यूल की खुद की स्पीड देखेंगे, खुद का वॉल्यूम देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स, अकेले पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर गैस। गैस का, पूरी गैस का तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, जैसे इस रूम के अंदर पूरी गैस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इस वॉल्यूम के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखें तो वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एम्प्टी। इसका मतलब है कि जब किसी भी चीज के अंदर हम गैस भरते हैं तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज्यादा होता है। ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके दरमियान ये गैप ज्यादा है, जबकि इनका अपना वॉल्यूम कम है। इसलिए अगर किसी भी चीज के अंदर हम गैस भरते हैं तो ज्यादा हिस्सा खाली होता है उस चीज का। अगर ये इसके अंदर हमने गैस भर दी है तो इसका ज्यादा हिस्सा खाली है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होती है। अब इसके बाद है नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस। द गैस पार्टिकल डू नॉट exert attractive or repulsive forces on each other। Any interaction between gas particles are considered to be elastic collisions। कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर सिवाय कुलियन के और कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, लेकिन जब वो कोलाइड करते हैं तो उनके दरमियान ये जो कुलियन होती है ये इलास्टिक कुलियन होती है। नो लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद इसके दरमियान इलास्टिक कुलियन होती है। कुलियंस बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड बिटवीन पार्टिकल्स and the walls of the container are perfectly elastic, meaning there is no loss of kinetic energy during the collision। ठीक है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो आइडियल गैस होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। The average kinetic energy of gas particles is directly proportional to the absolute temperature of the gas। This implies that at higher temperatures, gas particles have higher average kinetic energy। ठीक है, इसके बाद random motion and distribution of energy। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि जब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं तो उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड का मकसद क्या? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड का मकसद है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास
एक एनर्जी नहीं होती। सपोज करें 100 मॉलिक्यूल्स है, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उन 100 मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी नहीं होगी। जैसे सपोज कर ले कि 100 मॉलिक्यूल के पास, हर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे नहीं है। उन 100 जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होंगी। मींस वो एनर्जी जो है वो सिंगल एनर्जी नहीं होगी, वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज में तकसीम होगी। ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट होती है, ये सिंगल कलर नहीं है, ये एक 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सन की लाइट आ रही है उसकी एनर्जी, उसकी सिंगल एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक 300 वेवलेंथ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी तरह से जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो रैंडम मोशन में होते हैं तो उन सब के पास एक सिंगल किस्म की एनर्जी नहीं होती, वो एनर्जी एक रेंज ऑफ एनर्जीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इक्विपार्टीशन थ्योरम भी इसके ऊपर है। ठीक है, इक्विपार्टीशन एक अलग थ्योरम होता है, मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। गैस पार्टिकल मूव इन रैंडम डायरेक्शन and their kinetic energies follow a statistical distribution। स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद होता है कि सिंगल, सब मॉलिक्यूल के पास सिंगल एनर्जी नहीं होगी, उनकी एनर्जी डिफरेंट एनर्जीज पे मुश्तमिल होगी। लेकिन सब मॉलिक्यूल्स में से ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंगल एनर्जी वाले होंगे, और उससे ज्यादा एनर्जी वाले भी कम मॉलिक्यूल होंगे, उससे कम एनर्जी वाले भी कम मॉलिक्यूल। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ब्लैक बॉडी को जब हम पढ़ेंगे तो ब्लैक बॉडी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इस पॉइंट को समझने से, आप समझने के सिवा आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ। सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक 100 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर इसकी एनर्जीज का हम कर्व बनाए तो इसका ये होता है। इसमें से सपोज कर ले कि ये एनर्जी है और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। इसमें सपोज करें कि 70 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो ये 70 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है, ये आप कह लें कि ये 1 है, 2 है, 3 है। 70 मॉलिक्यूल की एनर्जी 1 है, जबकि थोड़े ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनकी एनर्जी 1 से जो 2 से 70 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 2 है, और थोड़े ऐसे हैं जिनकी एनर्जी जो है वो उससे इस तरह से कम है। इस तरह से आप कह सकते कि इसका जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है कि एक ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल। आप इसको इस तरह से समझ लें कि 70 मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी ज्यादा होती है, वो ज्यादा एनर्जी से होते हैं, बाकी उससे कम एनर्जी वाले भी थोड़े होते हैं और ज्यादा एनर्जी वाले भी थोड़े होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। गैस पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन and their kinetic energies follow statistical distribution. This distribution explains the range of the speeds and energies exhibited by gas particle in given sample. ठीक है, these assumptions provide a theoretical foundation for understanding and predicting the macroscopic properties of the gases such as pressure, temperature, volume and the relationship between them as described by the gas laws। अब आपके बुक में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में क्या कहा गया है? पहला होता है a gas consists of particles called molecules। Depending on the gas, each molecule will consist an atom or group of atoms। All the molecules of a gas in a stable state are considered identical। ठीक है, तो पहली पॉइंट कहती है
कि जो गैस होती है वो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है। अब वो मॉलिक्यूल एक एटम का होगा, एटम्स का होगा, 3 एटम्स होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। और स्टेबल स्टेट के अंदर, स्टेट का मकसद है नॉर्मल टेम्परेचर। पता है हायर टेम्परेचर पे या हायर प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें तोड़फोड़ होती है। फिर ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल में जब एटम टूटते हैं तो किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा एटम होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में कम होते हैं। तो अगर स्टेबल स्टेट है तो गैस के मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। Any finite volume of a gas consists of very large number of these molecules. थोड़ी सी गैस के अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। This assumption is justified by experiments at constant temperature, at standard conditions. There are 3 into 10 power 26 molecules. इसको जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, to 10 or 6 molecules in a cubic meter। कि अगर आपके पास एक गैस है, वो एक ऐसे कंटेनर के अंदर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसका प्रेशर टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3 into 10 power 26 मॉलिक्यूल्स होते हैं। The molecules are separated by distance large as compared to their own dimensions। कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। उन मॉलिक्यूल की अपनी साइज छोटी होती है, मॉलिक्यूल की अपनी साइज छोटी होती है, उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, the molecules are separated by distance large as compared to their own dimensions। That of a molecule considered as a sphere about 3 into 10 power minus 10। ये जो है ये diameter of the molecule है। अगर हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल को से स्फीयर कंसीडर करते हैं और उसका डायमीटर जो होता है वो भी into 10 power minus 10 मीटर होता है। The molecules move in all directions and with various speeds। देखें इसमें कहा गया ना various speeds, इस इक्वल नहीं होती। And with various speeds making elastic collision with one another and with the walls of the container। The walls of the container can be considered perfectly smooth। क्योंकि आपको पता है कि walls of the container और गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर कोई फोर्स हुई तो ये कुलियन इलास्टिक नहीं होगी, क्योंकि इलास्टिक कुलियन के लिए जरूरी है नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कुलियन। कि कुलियन के सिवा ये किसी भी किस्म फोर्सेस एक्सर्ट नहीं कर रहे। देयरफॉर इन बिटवीन कुलियंस विद अदर मॉलिक्यूल्स or will the walls of the container and in the absence of external forces they move freely in a straight line। इसके बाद 6 पॉइंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स is applicable to the motion of molecules। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी है। अब इसके ऊपर प्रेशर ऑफ गैस जो है वो उसकी इक्वेशन करनी है, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन होगी नहीं आज, और दूसरी के कह रहे हैं, वैसे ये बात सही तो नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं कि इंटरनेट इशू है। कोई इंटरनेट इशू नहीं है, कोई इंटरनेट बंद नहीं है। बहरहाल स्टूडेंट की आदत है कि गलत बात नहीं किया करें। इंटरनेट बंद नहीं होगा, अफवाहें चलती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो रिजल्ट जानी है ना वो इंटरनेट के थ्रू जानी है। इंटरनेट कैसे बंद करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं लेनी प्रिजाइडिंग से, तो इसलिए ऐसी टोपी ड्रामे नहीं किया करें। बहरहाल इक्वेशन बड़ी होगी, उसकी बहुत सारी पॉइंट्स होंगी, तो आज कंप्लीट होंगी नहीं। नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो है वो डेरिवेशन करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, परसों फिर आपकी क्लास होगी। 8 को क्लास नहीं होगी,
9 को, 10 को और 11 को आपको क्लास होगी। और जो फिजिकल वाले हैं, ठीक है, जिनकी